नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। हमारा इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है जिसमें 2/3 से भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर से या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ी हुई है। इन लोगों का लाइवलीहुड एग्रीकल्चर और उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ है। साथ में इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। तो हमारा काफ़ी हिस्सा जो जीडीपी का काफ़ी हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से आता है। एग्रीकल्चर हमारी मेन एक्टिविटी है इंडिया की। साथ में जो एग्रीकल्चर है या जो फार्मिंग है वो क्लाइमेट के साथ जुड़ी हुई है। इट इज़ वेरी मच सेंसिटिव एंड एसोसिएटेड विद क्लाइमेट। क्लाइमेट थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो हमारी जो फसल है, हमारी जो प्रोडक्शन है, उसमें भी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। आज की डेट में क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज जो कि दुनिया में जितने भी नेशंस हैं वो फेस कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जाए, किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। हम लोग कार्बन एमिशंस इतने ज़्यादा कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ हमारा इतना है और इसकी जो डिमांड है हर दिन बढ़ती जा रही है। अगर हम इसी तरीके से इसको यूज़ करते रहेंगे, इसकी डिमांड, इसकी कंजम्पशन करते रहेंगे तो आने वाले कुछ डिकेड्स में ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 1.5 से 2 डिग्री तक हमारा जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि हमारी फार्मिंग एक्टिविटीज़, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, सब को काफ़ी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए जितने भी कंट्रीज हैं अराउंड द वर्ल्ड वो कोई ना कोई इनोवेटिव सॉल्यूशंस देख रहे हैं कि किस तरीके से इस क्लाइमेट चेंज को रोका जाए। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं इंडिया की, हमें कौन सा इनोवेटिव सॉल्यूशन अपनाना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जाए और साथ में जो हमारी फार्मिंग एक्टिविटीज़ है, हमारी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्रोडक्शन बढ़ी रहे, उनकी यील्ड बनी रहे और साथ में हम कार्बन एमिशंस को भी कट कर सकें। और उनमें से एक इनोवेटिव सॉल्यूशन है एग्रीवोल्टिक्स। एग्रीवोल्टिक्स क्या है? एग्रीवोल्टिक्स इज अ यूनियन ऑफ एग्रीकल्चर एंड सोलर पावर। आप एक ही लैंड में एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी कर रहे हो और साथ में सोलर पावर जनरेशन, सोलर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हो सेम लैंड में। इसमें सोलर पैनल कुछ इस तरीके से लगाए जाते हैं कि आपकी जो डेली रूटीन की फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं, जैसे बीज बोना, कटाई करना या ट्रैक्टर चलाना, उसको कुछ इम्पैक्ट ना पड़े, वो आप आराम से कर सकें। सोलर पैनल्स कुछ इस हाइट पे लगाए जाते हैं और जो सोलर पैनल्स की जो शेड है वो क्रॉप्स पे आती है। तो कुछ फार्मर्स हैं जो कि सोच रहे होंगे कि जब सोलर पैनल्स की शेड हमारी क्रॉप्स पे पड़ेगी तो वो ग्रो कैसे करेगी, क्योंकि क्रॉप्स को तो ग्रो करने के लिए सनलाइट चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात है। कुछ क्रॉप्स हैं जैसे कि ज्वार हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, इनको पूरी सनलाइट चाहिए ग्रो करने के लिए। तो इस केस में एग्रीवोल्टिक्स जो है उसका बेनिफिट इन क्रॉप्स पे इतना नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ क्रॉप्स हैं जैसे कि लौकी हो गई, बैंगन हो गया, पालक हो गया, गोभी हो गई, और भी क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जिनमें पार्शियल शेड में भी जो अच्छे से आपको यील्ड दे सकती हैं, अच्छे से काम कर सकती हैं। और इस केस में एग्रीवोल्टिक्स का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो जो फार्मर्स इस खेती में है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आप इसको एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहला बेनिफिट है एग्रीवोल्टिक्स का, वो ये है कि अगर आप सोलर पैनल्स लगा रहे हैं अपनी एग्रीकल्चर लैंड में तो आपको क्लीन और स्मूथ और फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है आने वाले काफ़ी डिकेड्स तक। सोलर पावर सिस्टम बहुत ड्यूरेबल होता है, स्ट्रांग होता है और सोलर पैनल्स की जो लाइफ होती है 25 से 30 साल। इस इलेक्ट्रिसिटी से आप अपने जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि बूस्टर पंप हो गया, वाटर पंप हो गया, या आपके स्टोर में कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिसको आप रन करना चाहते हो, आप सोलर इलेक्ट्रिसिटी से आराम से रन कर सकते हो। इन केस आपका घर पास में है फील्ड्स के, तो आप अपने घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी सोलर इलेक्ट्रिसिटी से रन कर सकते हो। और दूसरी बात करूं मैं सोलर पैनल्स की, सोलर पैनल्स को ज़्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती, इनकी लाइफ ज़्यादा होती है। मेंटेनेंस के नाम पे आप इन पे जो धूल जम जाती है आप उनको साफ कर सकते हो कपड़े से या वाइपर से। तो मेंटेनेंस इनकी बहुत ईजी होती है, बहुत सस्ती मेंटेनेंस होती है इनकी। स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी से ये मतलब है कि जो आपको इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोवाइड कर रहा है ये स्मूथ होती है, इसमें एब्रप्ट ऊपर नीचे नहीं होती, जिसकी वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनकी यूजफुल लाइफ बनी रहती है, उनकी वाइंडिंग्स नहीं जलती। क्योंकि ग्रिड में क्या होता है, जब एकदम से लाइट आती है कई बार ऐसा होता है, इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है, जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनकी वाइंडिंग जल जाती है और वो खराब हो जाती है। लेकिन सोलर इलेक्ट्रिसिटी में आपको ऐसा नहीं होता, आपको स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, साथ में जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उसकी यूजफुल लाइफ भी बनी रहती है। अब इसका दूसरा बेनिफिट है लेस वाटर यूज। जो क्रॉप्स हैं उनको पानी चाहिए ग्रो करने के लिए और सनलाइट भी चाहिए।
जब सोलर पैनल की शेड उन पे पड़ रही है तो उन पे ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट पड़ रही है, मतलब कि ना ज़्यादा ना कम। सोलर पैनल इस तरीके से लगाए जाते हैं कि ज़्यादा सनलाइट की इंटेंसिटी उस पर ना पड़े। देखिए जो क्रॉप्स हैं वो किस तरीके से ग्रो करती हैं, उनको फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो ग्रो करती हैं, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनको सनलाइट की जरूरत पड़ती है। जितनी ज़्यादा सनलाइट मिलेगी क्रॉप्स को, उतनी ज़्यादा वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे, लेकिन एक लिमिट तक। वो लिमिट होती है लाइट सैचुरेशन पॉइंट। इस पॉइंट के बाद अगर उससे ज़्यादा सनलाइट पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस के रेट में कुछ फर्क नहीं पड़ता, फोटोसिंथेसिस का रेट उतना ही रहता है। अगर उससे ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी उससे ये होता है कि पेड़ सूख जाता है, उसकी पानी की डिमांड बढ़ जाती है, सॉइल सूख जाता है, उसकी पानी की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ता। तो सोलर पैनल की शेड से आप पानी की डिमांड को, प्लांट के पानी की डिमांड को कम कर रहे हैं बिना उसके फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट किए हुए, और सॉइल को भी सूखने से बचा रहे हो। तो आपने कम पानी में भी अपने पौधों को ग्रो कर दिया, उसकी यील्ड को बढ़ा दिया, और सॉइल का जो पानी का लेवल है उसको भी नहीं कम होने दिया। इसका जो तीसरा बेनिफिट है वो इंक्रीज्ड सोलर पावर। देखिए जो सोलर पैनल है वो सोलर सेल्स के बने होते हैं, सोलर सेल्स को जोड़ के बनाया जाता है, और सोलर सेल्स जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है 25 डिग्री के ऊपर सोलर सेल का अगर टेम्परेचर जाता है तो उनकी जो पावर आउटपुट है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। जितना ज़्यादा सोलर सेल्स का टेम्परेचर होगा उतनी पावर आउटपुट उनकी कम होगी। लेकिन सोलर पैनल्स अगर क्रॉप्स के ऊपर लगे हैं तो उससे क्या होता है, जो क्रॉप्स है और जो सॉइल है उसमें से वाटर इवेपोरेट हो जाता है। इन दोनों के कंबाइंड फिनोमेना को बोलते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। सॉइल में से जो वाटर इवेपोरेट होता है उसको इवेपोरेशन बोलते हैं, पेड़ों की पत्तियों से या क्रॉप्स से जो पानी इवेपोरेट होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो इन दोनों फिनोमेना को जोड़ के जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, ये पेड़ पौधे और सॉइल उसको ठंडा बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से सोलर पैनल्स में जो सोलर सेल्स लगे होते हैं उनका टेम्परेचर भी ठंडा रहता है, और जिसकी वजह से उसकी आउटपुट 10 से 20% बढ़ जाती है। तो इस तरीके से यू गेट इंक्रीज्ड सोलर पावर व्हेन यू इंस्टॉल देम इन योर एग्रीकल्चर फील्ड। जो चौथा बेनिफिट है वो है इंक्रीज्ड क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए हमने बात की थी कि सोलर पैनल की शेड की वजह से हम वाटर के यूज को कम करते हैं। अब जब पानी सॉइल में ज़्यादा रहेगा तो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है, जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंटैक्ट रहेगी, लंबे टाइम तक बनी रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्लांट है उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा, ग्रोइंग सीजन बढ़ जाएंगे, और जो आपकी जो प्लांट्स है उसकी यील्ड बढ़ जाएगी और आपको ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। और जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ लैंड। अगर आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है, पहले आप सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे थे, फसल ही बो रहे थे, लेकिन अब आप एग्रीकल्चर भी कर रहे हो और साथ में सोलर पावर भी जनरेट कर रहे हो, तो आपकी जो लैंड है उसका डुअल यूज कर रहे हो, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाएगी और आपको 30 से 40% इसमें आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट है फैसिलिटी ऑफ नेट मीटरिंग। अगर आपके एरिया में नेट मीटरिंग की फैसिलिटी है तो आप जो एक्स्ट्रा सोलर पावर, एक्स्ट्रा सोलर इलेक्ट्रिसिटी जो आप जनरेट कर रहे हो वो आप ग्रिड में सप्लाई कर सकते हो, और उसके बदले में आपको कंपनसेशन मिल सकता है, या आपका जो नेट बिजली का बिल आया है उसमें से वो यूनिट्स कट के आपका बिजली का बिल रिड्यूस हो सकता है। देखिए क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने 100 सोलर इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स जनरेट किए और आपने 20 कंज्यूम कर लिए, 80 आपके पास एक्स्ट्रा बच गए, तो जो 80 हैं वो आपके ग्रिड को चले जाएंगे, और ग्रिड जो आपने नेट यूनिट्स कंज्यूम किए हैं उसमें से माइनस कर देगा और आपका जो बिजली का बिल है कम आएगा। या अगर आप परचेज पावर एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें आप बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कि आप इतने यूनिट्स हर महीने प्रोवाइड करेंगे, तो उस बेसिस पे जो ग्रिड है आपको कंपनसेट करता है और एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आपका बना रह सकता है। अब जब हम इसको अडॉप्ट करेंगे लार्ज स्केल में तो ये लोकल जॉब्स क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिशियंस के लिए, सोलर इंस्टॉलर्स के लिए, फिटर्स के लिए, और भी बहुत सारे लोग जो इस काम से जुड़े हुए हैं उनके लिए लोकल जॉब्स क्रिएट होंगी और हमारी जो लोकल इकोनॉमी है वो बूम करने लग जाएगी। तो ये सब बेनिफिट्स है एग्रीवोल्टिक्स के। देखिए बेनिफिट्स, कोई भी चीज़ है उसके बेनिफिट्स भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसमें सिर्फ बेनिफिट देखने को मिलता है, लेकिन हमें ये देखना है कि इसके बेनिफिट्स अगर ज़्यादा हैं तो वो चीज़ हमने अडॉप्ट करनी चाहिए। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं जो कि वो भी हमें समझ लेने चाहिए। जो पहला डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपके पास लिमिटेड लैंड है और वो फर्टाइल है तो उसमें अगर आप सोलर पावर सिस्टम लगाते हैं उस केस में सोलर पैनल्स कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, तो जो आपकी जो फर्टाइल लैंड है वो थोड़ी कम हो गई, जहाँ पे आपको फसल उगानी थी वहाँ पे नहीं उगा सकते आप। लेकिन उसका ये सोल्यूशन यही है कि आप पेरिफेरी में, बाउंड्री में, खेत की बाउंड्री में आप सोलर पैनल लगा सकते हैं, जहाँ पे आपको चलना होगा, जहाँ पे आप फसल नहीं उगा रहे आप वहाँ पे सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। और एक बात जो मैंने शुरू में की थी कि ज्वार, गेहूँ, बाजरा, इन फसल को जिनको पूरे लंबे टाइम तक सूरज की रोशनी चाहिए वो एग्रीवोल्टिक्स का पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकते, तो इस केस में
फार्मर्स को देखना होगा कि किस तरीके से अगर वो यूज़ करते हैं तो किस तरीके से यूज़ करें कि उनकी फसल को प्रॉपर रोशनी भी मिलती रहे और सोलर पावर का वो यूज़ भी कर सकें। कई जगहों पे फ्लड्स ज़्यादा आते हैं, तो उस केस में क्या है, जो खेत है वो फ्लड्स की वजह से ख़राब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। अगर वहाँ पे आपने एग्रीवोल्टिक्स आप लगाते हो, सोलर पैनल्स आपको कुछ हाइट पे लगाने पड़ेंगे। अगर आप मानते हो कि ये प्रोजेक्टेड लेवल है, यहाँ तक फ्लड आ सकता है, तो आपको सोलर पैनल्स उससे ऊपर वाली हाइट पे लगाने पड़ेंगे ताकि सोलर पैनल्स को नुकसान ना पहुँचे, उनकी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को नुकसान ना पहुँचे। लेकिन जब आप इंस्टॉलेशन हायर इंस्टॉलेशन करते हो तो आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये एक एडिड कॉस्ट है जो कि फार्मर को दिमाग में रखनी पड़ेगी अगर वो फ्लड प्रोन एरिया में फार्मिंग करता है। अब कई बार ऐसा होता है, जो फार्मर है नई फसल उगाने से पहले अपने खेत में आग लगाते हैं ताकि पुरानी फसल जल जाए, वीड्स जो है सारे खत्म हो जाएं और जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका इफेक्ट भी सारा खत्म हो जाए। तो इस केस में अगर सोलर पावर सिस्टम आपने लगाया हुआ है, उस केस में आग लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस केस में आपके सोलर पैनल्स डैमेज हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट डैमेज हो सकते हैं और इलेक्ट्रिकल फायरिंग का भी बहुत बड़ा खतरा रह सकता है। तो इस केस में फार्मर को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो बंद करना चाहता है तो वो किस तरीके से उसको मैनेज करे। मैं बात करता हूँ सोलर टेक्नोलॉजी की। सोलर टेक्नोलॉजी काफ़ी इजी टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर इसमें कोई फॉल्ट आता है और फार्मर उसको डिटेक्ट भी कर लेता है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए आपको सोलर इंस्टॉलर को या क्वालिफाइड पर्सन को बुलाना पड़ेगा, और जब क्वालिफाइड पर्सन कोई भी आएगा तो उसके चार्जेस लेगा। तो ये भी एक तरह से मेंटेनेंस कॉस्ट है जो कि ऐड हो जाती है आने वाले टाइम में। लेकिन इसकी मेंटेनेंस इतनी नहीं है कि जिसके लिए फार्मर को ज़्यादा चिंता करने की जरूरत होगी। मैं बात करता हूँ इसकी इन्वेस्टमेंट की। इसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ज़्यादा है, जिसकी वजह से फार्मर रुक जाता है एकदम से कि नहीं, अभी मैं इसको नहीं लगाना चाहूँगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ज़्यादा है। हालांकि इसके बेनिफिट्स बहुत हैं, ये आपको पेबैक कर सकता है 6 से 7 साल में, लेकिन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को देखते हुए फार्मर एकदम से रुक जाता है। इसका सोल्यूशन यही है कि कई बैंक्स हैं जो कि आपको लोन देने को तैयार है। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको अफोर्डेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, तो आप उस जगह से लोन लेके सोलर पावर सिस्टम आप लगा सकते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की एग्रीवोल्टिक्स की। एडवांटेजेस ऑब्वियसली ज़्यादा है और काफ़ी बेहतर है, जो कि डिसएडवांटेजेस को ओवरशैडो करते हैं। हमारा इंडिया एक सनशाइन कंट्री है और यहाँ पे एरेबल लैंड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एग्रीवोल्टिक्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है और आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसका स्कोप बढ़ेगा और इसमें से प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी फार्मर्स को मिलने वाली है। ट्रिपल बेनिफिट जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फ्री, क्लीन, स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी, इंक्रीज्ड क्रॉप प्रोडक्शन एंड इंक्रीज्ड मोर सोलर पावर। तो इन 3 बेनिफिट्स को अगर मैं मद्देनजर रखूं, साथ में जो हमारी एनर्जी नीड्स है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऑब्वियसली जो हमारी एनर्जी नीड्स है वो बढ़ेंगी, हमें कार्बन एमिशंस भी कट करने हैं। और अगर आज की डेट में मैं देखूं, फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी मिल रही है वो काफ़ी कॉस्टली होती जा रही है। हर साल जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स हैं या पेट्रोल डीजल किसी के भी जो रेट्स हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो सोलर पावर को हमें अडॉप्ट करना चाहिए आने वाले टाइम में, या अगर हम आज की बात करें, इसकी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और एग्रीवोल्टिक्स में इसमें फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो सब्सक्राइब करें आप मेरे चैनल को। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।